वेलकम बच्चों। आज हम जेई मेंस 2025 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत ही सिंपल हैं। एक बार आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में और कुछ पार्ट 3 में रखेंगे। हम इनको 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ इस पीवाईक्यू की सीरीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट की। पैरेलली हमारे और चैप्टर की सीरीज़ भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया है वो असर्शन रीजन का किया है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन क्या कहती है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट पैरामैग्नेट डाइपोल ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनमें किस प्रकार रहता है कि उनके अंदर डाइपोल्स रहते हैं, बट जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। जब हम इनको रैंडम डायरेक्शन में देखेंगे तो ये रैंडम डायरेक्शन में हर डाइपोल मोमेंट है मटेरियल के अंदर। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी भाई। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब रैंडमनेस की वजह से हो रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई। रैंडमनेस की वजह से ये इस तरह से अलाइन रहते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहती है, जीरो रहती है, और ये स्टेटमेंट 2 इनकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है कि ए इज़ नॉट करेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट, तो डी ऑप्शन आता है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था यहाँ पे असर्शन एंड रीजन का कि डाइपोल मोमेंट पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का कैसा रहता है। आप इसको ध्यान रखना कि जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये सब डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में कुछ खास। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, अ स्मॉल बॉब of mass 100 milligram and charge 10 microcoulomb is connected to an insulating string of length 1 meter. It is brought near to an infinitely long non-conducting sheet of charge density sigma. ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट है हमारे पास, एशन इन द इफ द स्ट्रिंग सबटेंड 45 डिग्री विद द शीट एट द इक्विलिब्रियम द चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनफाइनाइट शीट होती है हमारे पास, उस इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल की बात करूँ तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्सेज लग रही है वो लग रही है इस डायरेक्शन में, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है भाई इसका, mg, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। और ये 45 डिग्री पे होने की वजह से अगर मैं कहूँ कि आप देखेंगे तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, T/√2, और ये कंपोनेंट भी क्या होगा टेंशन का, T/√2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं QE इज इक्वल टू T/√2 एंड mg इज आल्सो T/√2, इक्विलिब्रियम में होने की वजह से। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, QE चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द शीट दैट इज इक्वल टू mg। और आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या यूज करोगे बाल को, Q इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। ध्यान रखिए इनफाइनाइट शीट, चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू mg 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। तो ये हो जाएगा हमारा मास कितना है गिवन है, मास गिवन है हमें 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 2
into epsilon naught is also given to 8.85 into 10 to the power minus 12 divided by चार्ज कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 10 माइक्रोकूलम। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपको जो सिग्मा है वो मिल जाएगा 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो ए ऑप्शन आ जाता है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखने की थी। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेट फोर्सेस हम इक्विलिब्रियम में जो मैकेनिक्स में सीखते थे उस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन mg के इक्वेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज q is placed at the origin and the second charge plus 9q is placed at d, 0, 0 in the Cartesian coordinate system. The point in between where electric field vanishes is। इससे आसान सवाल क्या ही पूछेगा एग्जाम आपसे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ओरिजिन पे 0, 0 पे एक चार्ज रख दिया है q और यहाँ पे एक चार्ज रखा है 9q जो कि रखा है d, 0, 0। तो कह रहा है कि इनके इन बिटवीन एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। तो आप देखिए कि इस q चार्ज से x दूरी पे ये जो पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा d माइनस x। तो q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो कितनी होगी k q बाय एक्स स्क्वेयर और 9q की वजह से जो फील्ड आएगी दैट इज k 9q बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कैंसिल कर देंगी, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम इसको इक्वेट करते हैं तो के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9k³ बाय डी माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 3/d माइनस एक्स स्क्वेयर रूट कर दिया है तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो 4x इज इक्वल टू d एंड x इज इक्वल टू d बाय 4। तो अब ध्यान रखिए द पॉइंट वेयर इन बिटवीन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिशेस इज d बाय 4, 0, 0। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। अरे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कंसिडर अ सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड हैज अ रेडियस a√2। तो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है a√2। फाइंड द पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन। ये x एक्सिस है मान लीजिए, ये y एक्सिस है और बाहर की तरफ क्या है z एक्सिस है। तो कह रहा है कि कार्टेशियन सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट बताइए z एक्सिस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो मैक्सिमम हो। इज द रिंग वाज एज्यूम्ड टू प्लेस्ड इन xy प्लेन, रिंग xy प्लेन। तो इसके एक्सिस पे तो आपको याद होगा, आप जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो रिंग की वजह से रिजल्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके एक्सिस पे, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो आती है वो कहाँ आती है, पोजीशन r/√2 प्लस माइनस रिंग के दोनों तरफ मिलता है ये रिजल्ट में। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, रेडियस बाय √2 पे। और रेडियस कितना है इस क्वेश्चन में a√2 डिवाइडेड बाय √2 दैट इज a डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि सर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, देखिए ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल at a distance r is equal to 5 centimeter from the center and at a distance of r is equal to 15 centimeter from the center of the shell is respectively। तो हमें 3 पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो हमारे पास ये शेल है, होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर के बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है k³/r²। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो वो होती है k³/r, r डिस्टेंस पे। ऑन द सरफेस की अगर मैं बात करूं बल्कों तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज k³/r²
एंड पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। और इनसाइड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 एंड पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही इनसाइड रहेगा। तो हमारे पास सरफेस के ऊपर इसने रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के स्फीयर पे पोटेंशियल कितना बोला, 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट, जो सरफेस पे वही रहेगा इनसाइड। पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर के पॉइंट पे क्या होगा, ये भी इनसाइड का पॉइंट है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, 120 वोल्ट रहेगा। एंड पोटेंशियल एट 15 सेंटीमीटर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप देखिए सरफेस वाला पोटेंशियल दिया हुआ है आपको कितना, इसकी वैल्यू दी हुई है 120, और आपसे पूछ रहा है मतलब के क्यू बाय 10 सेंटीमीटर इज 120, और आपसे पूछ रहा है बताइए भाई के क्यू बाय 15 सेंटीमीटर कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर के क्यू की वैल्यू जो आई मेरी यहाँ से वो आई के क्यू इज इक्वल टू 120 वोल्ट इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सर 120 वोल्ट इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 2, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 40, और ये कितना हो जाएगा हमारा 80 वोल्ट। तो 15 सेंटीमीटर जब पोटेंशियल आया वो कितना आ गया, 80 वोल्ट। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरा इसका वो क्या रहेगा, 120, 120 एंड 80 वोल्ट, दैट इज सी ऑप्शन। समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इनके और भी चीज़ें टॉपिक्स, जैसे आपको कोई टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग है, कोई भी चीज़ आपको अगर समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब मेटेलिक रिंग है हमारे पास, ये फिर से रिंग आ गई है, एक रिंग का सवाल हमने पहले किया था। अब इस रिंग में क्या पूछ रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है एज शोन इन द फिगर, ए सी एंड बी डी आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर। तो ए सी एंड बी डी जो है दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क ए बी जो आर्क है इस प्रकार देखिए आप, ए बी जो आर्क है आपके पास, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, वो दी हुई है ई। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द आर्क ए बी सी। अब इस पूरी आर्क ए बी सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ए बी आर्क सिमिलर है टू बी सी आर्क, तो बी सी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी ई। तो अगर मैं इन दोनों आर्क को ऐड कर दूं तो ए बी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई, एंड बी सी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई इस डायरेक्शन में। इनके ये वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज ई कॉस 45, ये 45 का एंगल रहेगा दोनों के लिए, इंटू 2, दैट इज 2e इंटू कॉस 45 इज 1/√2, दैट इज √2e। तो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए बी सी पार्ट की वजह से आएगी √2e आएगी, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। Q1 और Q2 चार्ज हैं वो 30 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखे हुए हैं। थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट सी एज शोन इन द फिगर इज मूव्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, इस 40 सेंटीमीटर वाले सी डी से। इफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C टू D is given by this, then value of K is। आप देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव टाइप फील्ड होती है। कंजर्वेटिव टाइप फील्ड का मतलब क्या होता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो Q3 चार्ज है वो ए से कितनी दूरी पे, 40 सेंटीमीटर पे, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा ए से
40 सेंटीमीटर पे, तो Q3 चार्ज पे Q1 की वजह से पोटेंशियल में कोई चेंज आने वाला नहीं है। पोटेंशियल इनिशियली अगर मैं लिखूं, पोटेंशियल इनिशियली अगर मैं इसकी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के Q1 बाय 40 सेंटीमीटर, अभी यूनिट 40 सेंटीमीटर में रख लेता हूं मैं, प्लस Q2 की वजह से कितना हो जाएगा, के Q2 बाय ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 50 सेंटीमीटर सर। और अगर मैं कहूं कि ये पोटेंशियल सी की पॉइंट है इनिशियली की, और बाद में कह दूं कि डी पॉइंट पे लिखूं, तो ए की वजह से कितना होगा, के Q1 बाय 40 सेंटीमीटर सेम डिस्टेंस, प्लस के Q2 बाय 10 सेंटीमीटर। अगर बी और डी के बीच का डिस्टेंस देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में मैं पोटेंशियल का डिफरेंस देखना चाहूंगा, तो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी इज के क्यू वन बाई 40 माइनस के Q1 माइनस 40, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो रहेगा दैट इज KQ2 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100/10 माइनस 100/50, तो ये हो जाएगा 2 हमारे पास, और ये 10 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आया हमारा पोटेंशियल। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, दैट इज चार्ज Q3 इंटू डेल्टा वी। तो Q3 इंटू 8Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मेरे से इस क्वेश्चन में K के बारे में पूछ रहा है तो K कितना आ जाएगा हमारे पास, 8Q2, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा 8Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डाइपोल है हमारे पास with two electric charges 2 microcoulomb magnitude each, with the separation of this is placed between the plate of the capacitor such that its axis is parallel to the electric field। इस प्रकार से है हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइपोल को रख दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर रहा है। एस्टेब्लिश बिटवीन द प्लेट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो कितने का लगाया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 mm, सेपरेशन इनके बीच में 0। द डाइपोल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री फ्रॉम दिस एक्सिस, डाइपोल को किया 30 डिग्री रोटेट यहां से, आप देखिए बहुत बढ़िया। इट टेंड टू रीलाइन इन द डायरेक्शन ड्यू टू टॉर्क, द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो आपको इस समय पे टॉर्क बतानी है। तो टॉर्क जो होती है किसी भी डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होती है P क्रॉस E। तो यहां पे P क्या होगा, सबसे पहली बात तो P होता है डाइपोल मोमेंट। तो P कितना हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना दिया हुआ डाइपोल में, 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू डिस्टेंस। सेपरेशन कितनी है उन चार्जेस के बीच में, 0.5 माइक्रोकूलम, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू, ये तो हमने लिखा चार्ज इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हुई सर, ये भी लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट, बाय डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में, दैट इज 0.5 mm, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻3। और ये तो था हमारा P और E की वैल्यू, और इसमें हमें क्या करना है साथ में, P क्रॉस E को क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं यहाँ पे, तो सोल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.5, 0.5 कैंसिल होता है यहाँ पे, 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये बचा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻12, और डिनोमिनेटर में 10⁻⁻3, दैट इज 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ जाता है बेटा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, 10⁻⁻9, दैट इज बी ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 9 भी क्या कह रहा है हमारा, असर्शन रीजन के बारे में बातें कर रहा है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको प्रैक्टिस के टाइम पे करने चाहिए, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल विच प्रोटेक्ट अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द लाइटनिंग स्ट्राइक। बिल्कुल सही से स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो रीजन के टर्म्स में दी गई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एनक्लोज बाय द कंडक्टर इज जीरो। अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसमें क्या दिया हुआ था, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से हम कहते हैं कि पोटेंशियल क्या रहती है, सरफेस वाली कांस्टेंट रहती है। अगर मैं कहूँ कि इस स्फेरिकल शेल के जस्ट इनसाइड, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस स्फेरिकल शेल के जस्ट इनसाइड में गॉसियन सरफेस लूं, तो हम क्या लिखते हैं गॉसियन सरफेस, ई डॉट डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं जीरो है, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड भी क्या होगा, तो बताओ, जीरो। तो जो भी चार्ज आएगा लाइटनिंग की वजह से, जो भी चार्जेस आएंगे वो सारे के सारे कहाँ रह जाएंगे, सरफेस के अंदर रह जाएंगे। मतलब सरफेस के ऊपर रह जाएंगे, अंदर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि आउटर बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट मेड अप ऑफ मेटल विच प्रोटेक्ट पर्सन सिटिंग इनसाइड फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। इसी कंसेप्ट की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर इज जीरो। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, रीजन भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है, ये भी असर्शन रीजन का है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए फिर से शेल का सवाल है कि एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल को हम एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे और आप इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइए कि स्फेरिकल शेल है हमारे पास, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो। तो वर्क डन जो होता है बेटा वो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इनसाइड दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कोई भी पॉइंट। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो डेल्टा वी जीरो होने की वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside the uniformly charged spherical shell is constant and is same as that of the surface। ये तो मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूं कि ये पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और ये पोटेंशियल कितना होगा, जो पोटेंशियल सरफेस का होगा। तो ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।